Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of March 2022. तो 24 मार्च 2022 का द हिंदू का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के मैं आया हूँ। आपसे उससे रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसको लाइक ज़रूर करिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। एंड 1000 लाइक्स का डेली टारगेट है हमारा, बस वो पूरा करने में हमारी मदद करें। वीडियो खोले 1 पर्सन 1 लाइक। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अपभ्रंश स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो अपभ्रंश स्कूल ऑफ पेंटिंग के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि ये सही हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे कि दिस स्कूल ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जैनिज्म वॉज द मेन थीम ऑफ दीज पेंटिंग्स। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स वर एब्सेंट इन दीज पेंटिंग्स। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट अपभ्रंश स्कूल ऑफ पेंटिंग के रिगार्डिंग सही है। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के रिगार्डिंग बताना है आपको कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, म्यूरल पेंटिंग्स कैन बी फाउंड, सेकंड क्वेश्चन का पहले स्टेटमेंट देख सकते हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू म्यूजिकल रागाज सच एज घोरा एंड सनम। दूसरा स्टेटमेंट है, ही इवॉल्व्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक नोन एज कव्वालीज बाय ब्लेंडिंग द हिंदू एंड द ईरानियन सिस्टम। तीसरा स्टेटमेंट है, ही ऑथर्ड द वर्क तुगलक नामा। तो ये इनमें से आपको बताना है कि अमीर खुसरो के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि सही हैं, करेक्ट हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ऑप्शंस आपके सामने है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 3 ओनली या 1, 2, 3 ओनली। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग म्यूरल पेंटिंग्स इन इंडिया। तो म्यूरल पेंटिंग्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है म्यूरल पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन बोथ नेचुरल केव्स एंड इन रॉक कट चैम्बर्स। दूसरा स्टेटमेंट है कह रहा है दीज पेंटिंग्स आर सेक्युलर इन नेचर। तीसरा कह रहा है द म्यूरल पेंटिंग्स आर यूनिक बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज विच कैन बी कंटेन्ड ऑन पेपर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है रिगार्डिंग द म्यूरल पेंटिंग्स। ऑप्शंस आपके सामने है 1 ओनली, 1, 2, 1, 3 या 1, 2, 3। तो लेट मी टेल यू द आंसर्स 1 by 1। सबसे पहले मैंने अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट का पूछा था, तो याद रखिएगा इसका जो ओरिजिन है एक्चुअली गुजरात और मेवाड़ रीजन जो राजस्थान का है वहीं पे हुआ था। तो गुजरात और राजस्थान का ये, तो मेवाड़ रीजन तो सही है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एंड इसकी जो मेन मोस्ट कॉमन थीम थी इस पेंटिंग की वो जैनिज्म या जैन से रिलेटेड ही थी। याद रखिएगा इट इज़ रिलेटेड टू जैन, लेकिन लेटर पीरियड में वैष्णव स्कूल भी इसके अंदर डेवलप हुआ, लेकिन ओरिजिनली जो इसकी मेन थीम्स थी वो जैन या जैनिज्म से रिलेटेड थी, ठीक है ना। इसका याद रखेगा। इसमें एनिमल एंड बर्ड फिगरीन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रे किए गए हैं, इसलिए तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा कि ये एब्सेंट थे। तो 1 and 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अमीर खुसरो के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू म्यूजिकल रागा सच एज घोरा एंड सनम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अमीर खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया था नए नए राग जैसे कि घोरा राग और आपका सनम राग। एंड ही इवॉल्व्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक जिसको कव्वालीज बोलते हैं बाय ब्लेंडिंग द हिंदू एंड ईरानियन सिस्टम, है ना। क्वालीज कव्वाली नहीं है, ये कव्वाली है, क्वाली है, जो भी है, आई डोंट नो। ही इवॉल्व्ड न्यू स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक नोन एज क्वालीज, है ना। क्वालीज याद रखिएगा, कव्वाली मैंने बोला ज़रूर था लेकिन मुझे लग नहीं रहा कव्वाली है, क्योंकि स्लो म्यूजिक, कव्वाली कैसा इतना स्लो म्यूजिक नहीं होता ना। आप में से कोई अगर जानता हो तो ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा तब आज एक चीज़ में लिखी नहीं, बता दो, तबला का जो वो था जनक थे ना, वो भी अमीर खुसरो को माना है। तबला इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र जो है तबला, वो अमीर खुसरो को ही इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है ना। एंड तीसरा स्टेटमेंट जो है कि उन्होंने तुगलकनामा लिखा, तो यस हिज वर्क इंक्लूड तुगलकनामा, और घियासुद्दीन तुगलक के ऊपर ये उन्होंने लिखा था, है ना, तुगलकनामा। तीसरा सवाल आपको म्यूरल पेंटिंग के रिगार्डिंग मैंने पूछा था, तो म्यूरल पेंटिंग है। पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है म्यूरल पेंटिंग कैन बी फाउंड बोथ ऑन नेचुरल कैव्स एंड इन द रॉक कट चैम्बर्स। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल, ये म्यूरल पेंटिंग एक्चुअली वॉल पेंटिंग होती है जो दीवार पे की जाती है, तो ये नेचुरल केव्स में भी और रॉक कट चैम्बर्स में भी मिल सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दीज पेंटिंग्स आर सेक्युलर इन नेचर। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि दीज पेंटिंग्स आर सेक्युलर इन नेचर, तो ये इसका स्टेटमेंट ज़रूर गलत हो गया, क्योंकि
म्यूरल पेंटिंग जो थी दे वर डिपेक्टिंग सम ऑफ द रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स उनके अंदर नहीं थे, है ना। तो उसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सारे रिलीजन्स नहीं मिल रहे हमको, ठीक है ना। तो इसको ये कहना कि दिस इज़ सेक्युलर इन नेचर, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके अलावा आपसे तीसरा स्टेटमेंट कह रहा था म्यूरल पेंटिंग्स आर यूनिक बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड कैन बी कंटेन्ड ऑन पेपर। तो एक्चुअली ये लार्ज वॉल में बनते हैं, कोई पेपर में तो बनाते नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, है ना, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है मेंशन अबाउट द इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द वर्ल्ड एंड स्पेशली इंडिया हैज़ फेस्ड इन द लास्ट 2 डिकेड्स। आपको बताना है पिछले 2 डिकेड्स में, यानी कि पिछले 20 सालों में कौन कौन से मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो कि वर्ल्ड ने स्पेशली इंडिया ने फेस किया है, ठीक है ना। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसमें लेहमैन क्राइसिस का मेंशन कर सकते हैं, आप कोविड का मेंशन कर सकते हैं, आप इसमें अभी वॉर का मेंशन कर सकते हैं, 2014 वॉर का मेंशन कर सकते हैं, 2008 में एक वॉर हुआ था उसका मेंशन कर सकते हैं, है ना। ये सब जो भी क्राइसिस आई हैं बीच बीच में, इन्फ्लेशन क्राइसिस, या जो भी आपको पता है तो आप उसके बारे में लिखिए। तो आपको बताना है कि पिछले 20 सालों में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक चैलेंजेस जो कर की जिन्होंने की पोज किया है, तो आप उनके बारे में, उन इवेंट्स, उन इंसिडेंसेस का जिक्र कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर, ठीक है ना। एक्सपोर्ट क्रॉसेस $400 बिलियन एनुअल टारगेट एज गुड्स शिपमेंट्स जंप। तो प्राइम मिनिस्टर ने सभी फार्मर्स को, वीवर्स को, एमएसएमईज को, इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा है कि जो हमारा टारगेट था इस बार का, यानी कि हमने टारगेट सेट किया था $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, है ना, पूरे हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एवर हुआ है कि इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट पूरा किया है। $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट हमने पूरा किया है। तो दिस इज द थिंग विच हैज़ हैपेंड एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड एवरीवन। दिस इज द फर्स्ट टाइम $400 बिलियन टारगेट मार्क हैज बीन क्रॉस्ड, ठीक है ना। एंड ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द शिपमेंट्स ऑफ मर्चेंडाइज, जिसमें कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, आपके अपैरल एंड गारमेंट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं याद रखिएगा, मर्चेंडाइज है इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इसके अलावा अपैरल एंड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये सारी चीज़ें जो है, इन कारणों से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $400 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है ये, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी ट्राई कर रहा है, आपको पता होगा कि हम ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं कि हमारा FTA हो जाए कंट्रीज़ के साथ, है ना। यानी कि आपका FTA आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया से बात कर ली, हमने ब्रिटेन से बात कर ली, ठीक है ना, ये याद रखना है। एंड इसके अलावा राइस जिसका काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है, राइस का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ओवरऑल बहुत सारी न्यूज़ आज भी आई हैं पेपर में, तो हम एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे। बट अभी स्टार्टिंग जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है वो तो मैं आपको बता ही दूँ। लास्ट से मूव करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं हम देखते जाएंगे। पहले तो स्पोर्ट्स सेक्शन में ऐसा कुछ खास नहीं था जो कि बताने हो गए। हाँ, एशले बार्टी, जो कि इन्होंने एशले बार्टी हु इज़ द वर्ल्ड नंबर 1, उन्होंने कहा है कि लैक ऑफ मोटिवेशन आर द रीजंस बिहाइंड हर रिटायरमेंट एंड शी हैज़ रिटायर्ड। तो एशले बार्टी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 10 स्टार फ्रॉम वुमेन फ्रेटर्निटी, शी हैज़ रिटायर्ड, शी हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट, है ना। तो काफ़ी बड़ा एक डिसीजन है, याद रखिएगा। इंडियंस टाइटन बिल्ड्स एज यूक्रेन वॉर ड्राइव्स अप प्राइजेस ऑफ नेसेसिटीज़। अब यहाँ पे ये कल मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया था कि प्राइजेस क्यों बढ़ती है, यानी कि प्राइजेस बढ़ते हैं जब भी कोई ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, कुछ भी ऐसा होता है तो प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। कल मैंने आपको ये पूरा लॉजिक समझाया था। 2 टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स, जो कि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये यूपीएससी कई बार टारगेट करता है, कई बार पूछता है। 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक कहलाता है ग्रिफिन गुड्स और एक कहलाता है आपका वेबलन गुड्स। तो मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ कौन कौन से गुड्स की बात मैं कर रहा हूँ। एक होता है आपका ये आपका ग्रीफन, GRIFFEN, ग्रिफिन गुड्स होता है, और दूसरा होता है आपका वेबलेन गुड्स होते हैं। अब ग्रिफिन गुड्स क्या होता है? एक्चुअली ग्रिफिन गुड्स नॉन लग्जरी आइटम्स होते हैं। दोनों में अंतर क्या क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। दोनों में अंतर ये होता है कि ग्रिफिन गुड्स जो होते हैं वो ऐसे नॉन लग्जरी नेसेसिटी वाले आइटम्स होते हैं जिनका डिमांड बढ़ने पे प्राइस बढ़ जाता है। मतलब जिनका डिमांड बढ़ने पे प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड घटने पे
में प्राइस घट जाता है। और वेबलन गुड्स वो लग्जरी आइटम्स है जिनका डिमांड बढ़ने में प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ग्रिफिन गुड्स एक लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होता है जो कि स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर डिमांड थ्योरी को फेल करता है। डिमांड फॉर ग्रिफिन गुड्स राइजेस व्हेन द प्राइस राइजेस, मतलब कि इनकी डिमांड राइज होती है जब प्राइस राइज होती है। थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया कि इनका प्राइस जब बढ़ता है तो इनका जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस, ऐसा बोला मैंने, लेकिन इनका लॉजिक ये होता है कि इनका ग्रिफिन गुड्स जो होते हैं उनका प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाता है। अब सोचो, देखो कॉमन सेंस क्या बोलता है हमारा कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटेगा, है ना। हम बोलते हैं ना कि यार प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे नॉन लग्जरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, नॉन लग्जरी है, याद रखिएगा ग्रिफिन गुड्स नॉन लग्जरी है, नॉन लग्जरी, ठीक है ना। ये लग्जरी आइटम्स पर नहीं आते, लो क्वालिटी नॉन लग्जरी माने जाते हैं। तो इनका जैसे ही डिमांड इंक्रीज होता है इनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और अगर डिमांड इनका डिक्रीज होगा तो प्राइस इनका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे गुड्स, जैसे ब्रेड हो गया, ये आपके हो गए ग्रिफिन गुड्स में। वहीं पे वेबलन गुड्स वो लग्जरी आइटम्स हैं। वेबलन गुड्स क्या है, वो लग्जरी आइटम्स हैं जिनका प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है प्राइस बढ़ने पे, लेकिन ये लग्जरी आइटम्स है। तो ग्रिफिन और वेबलन में दोनों में अंतर क्या हुआ कि ग्रिफिन गुड्स नॉन लग्जरी आइटम्स थे और आपका वेबलन गुड्स लग्जरी आइटम थे। बाकी चीज सेम थी कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ रहा है दोनों के केस में, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज टू, ये आपको समझ में आना चाहिए। कॉटन सीजन टू क्लोज विथ 45.46 लाख बेल्स। यहाँ पे कॉटन की बात चल रही है। देखो बाहर बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट्स तो नहीं याद रखने, लेकिन यूपीएससी के लिए आपको कॉटन के ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया आपके लिए, कॉटन की जो ग्रोइंग कंडीशंस है कि किन कंडीशन में कॉटन ग्रो करता है वो लिख के दे दी है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इंडिया का बहुत सारा कॉटन का जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास चला गया बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमने लास्ट 50 सालों में काफ़ी तरक्की की है, स्पेशली बीटी कॉटन और ये सब आने के बाद हमने काफ़ी प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया है। एंड कॉटन लगभग 4.7% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है कंट्री का उसको ऑक्यूपाई करता है, इसको याद रखेगा। कंडीशंस जो कि रिक्वायर्ड है फॉर कॉटन कल्टीवेशन वो एक एक करके बता दो। पहला याद रखिएगा कि कॉटन इज अ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप विच ग्रोज इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। तो मेनली ये डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में आता है, डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में ग्रो करता है। एक ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्रॉप मान सकते हैं आप इसको, और सेमी एरिड रीजन में आता है, ठीक है ना। हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू कॉटन कल्टीवेशन। जो हार्ड फ्रॉस्ट है वो इंजूरियस है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, एंड इसीलिए कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की जरूरत पड़ती है। लगभग कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और बहुत ही लाइट रेनफॉल चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल प्रेफर्ड होती है। एंड कॉटन जो है वो इरिगेटेड कंडीशंस में भी कल्टीवेट किया जा सकता है। इसके अलावा इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए फॉर द ग्रोथ। याद रखेगा, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। देन कॉटन रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। तो फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पे इसको क्लियर स्काई चाहिए होता है, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। इसके अलावा लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सूटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप। तो एक लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जो कि कैपेबल हो ऑफ रिटेनिंग द मॉइस्चर, इज आइडियली सूटेड फॉर दिस कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप। ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रेफर्ड। इसमें ब्लैक कॉटन सॉइल प्रेफर्ड, इसीलिए डेक्कन वाला रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करता है। खरीफ क्रॉप है जिसको 6 से 8 मंथ लगते हैं मैच्योर होने में, ठीक है ना। तो मैं आई होप मैंने आपको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें तो बताई दी हैं इसकी। यही सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। कॉटन के कंडीशन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। यहाँ पे अमेरिकन मैथमेटिशियन सलिवन विंस एबल प्राइज। तो यहाँ पे अब प्रोफेसर डेनिस पी सलिवन को याद रखिएगा, प्रोफेसर डेनिस पी सलिवन को एबल प्राइज दिया गया है मैथमेटिक्स के फील्ड में, स्पेशली फॉर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के लिए काम किया इन्होंने। टोपोलॉजी क्या होती है, एक ऐसी फील्ड होती है मैथमेटिक्स की, इट इज़ द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेसेज दैट डू नॉट चेंज व्हेन दे आर डिफॉर्म्ड। ऐसे
सरफेस, याद रखिएगा टोपोलॉजी के बारे में भी जान लीजिए, यहाँ लिखा है ऐसे सरफेस जो चेंज नहीं होते हैं व्हेन दे आर डिफॉर्म्ड, ऐसे सरफेसेस जिनकी प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेसेस दैट डू नॉट चेंज विद व्हेन दे आर डिफॉर्म्ड होने पे उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है उनके सरफेसेस की वो चेंज नहीं होती। ऐसे इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम? टोपोलॉजी बोलते हैं। इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। वी कॉल दिस एज टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि इसके अलावा एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया गया है एंड टोपोलॉजी के लिए कंट्रीब्यूशंस टू टोपोलॉजी के कारण इनको ऑनर किया गया है प्रोफेसर डेनिस पी सलीवन। अब इसको देता कौन है याद रखिएगा? नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स हैज अवॉर्डेड दिस प्राइज। तो याद रखिएगा नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स हैज अवॉर्डेड दिस एबल प्राइज। तो ये अभी एक फैक्ट होता है जो कि आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब तालिबान ने बीच में भी विमेन स्कूल खोला, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोला, लेकिन 2 घंटे बाद उसको बंद कर दिया, पता नहीं क्या हुआ इनको, है ना। रशिया कांट बी आउटस्टेड फ्रॉम G20। अब चाइना ने ऐसा कहा है। देखो क्या हो रहा है कि एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका कोशिश कर रहा है G20 से रशिया को बाहर करने की, ठीक है ना। तो अपने को तो बाकी पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं देना, अपने को जानना है कि G20 क्या है, कैसे बना। तो G20 एक स्ट्रेटेजिक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि वर्ल्ड की मेजर डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज आती हैं। G20 के अंदर 20 मेंबर है जिसमें 19 कंट्री और एक इकोनॉमिक ये आपका यूरोपियन यूनियन है। याद रखिएगा G20 के अंदर 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन है और G20 के मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। याद रखिएगा वर्ल्ड जीडीपी का 80%, राइट, सॉरी, तो वर्ल्ड जीडीपी का 80% रिप्रेजेंट करते हैं ये, और 75% इंटरनेशनल ट्रेड का एंड 60% पॉपुलेशन का। तो याद रखिएगा 80% वर्ल्ड जीडीपी, 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 75% इंटरनेशनल ट्रेड तो G20 का ही बना है। अब इसके मेंबर्स देख लीजिए, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, B से, C से कनाडा एंड चाइना है, F से फ्रांस है, G से जर्मनी है, I से इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, J से जापान है, ठीक है, फिर K से रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, M से मैक्सिको है, R से रशिया है, S से सऊदी अरेबिया है, देन साउथ अफ्रीका है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और एक अलग से यूरोपियन यूनियन, पूरा का पूरा यूनियन ही इसका मेंबर है। तो ये आपको याद रखना है कि G20 के अंदर सारी कंट्रीज़ नहीं है, एक पूरा का पूरा ग्रुप भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इन स्पेन इज़ ऑल्सो इन्वाइटेड एज अ परमानेंट गेस्ट। तो स्पेन को हम परमानेंट गेस्ट की तरह इन्वाइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। फ्यू विलेजेस रिसीव्ड वेस्ट डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हुआ क्या एक्चुअली कि जितने विलेजेस का तय हुआ था कि उनको दिया जाएगा लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उनमें से केवल 12% विलेजेस ही इंडिया के ऐसे हैं जिनको कि ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जा सका है सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन में। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी हालत ख़राब ही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था उसका केवल 22% टारगेट विलेजेस ही कवर हो पाए हैं इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। ये एक्चुअली जब जवाब देते ना पार्लियामेंट में या स्टैंडिंग कमेटी पर जब रिपोर्ट जाती तब वहाँ पे ये सब चीज़ें पता चलती। तो याद रखिएगा केवल 12% ऐसे विलेजेस हैं टारगेट विलेजेस जिनको देना था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और ऑल, लेकिन उनमें से केवल 12% को दिया जा सका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी केवल 22% ही इंक्लूड हो पाए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। असेंबली कैन इम्पोज टैक्स ऑन अदर स्टेट्स लॉटरीज। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके पास राइट है टू इम्पोज टैक्स ऑन लॉटरीज, ठीक है ना। तो ये क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर है उसके पास राइट है टू इम्पोज टैक्स ऑन लॉटरीज कंडक्टेड बाय अदर स्टेट्स विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब कोई अगर दूसरा स्टेट लॉटरी कंडक्ट कर रहा है किसी दूसरे स्टेट में, ठीक है ना, महाराष्ट्र हो मान लो और MP के अंदर लॉटरीज कंडक्ट करवा रहा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के पास ये पावर है कि वो टैक्स इम्पोज कर सके। मतलब ये पावर फिर उस स्टेट के अंदर आएगी जिसके ज्यूरिसडिक्शन में ये लॉटरीज कंडक्ट की जा रही हैं। अब ये जब जजमेंट दिया तो ऑलरेडी उन्होंने ये कहा कि गैम्बलिंग जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। गैम्बलिंग जो है लॉटरीज एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है वो 7th शेड्यूल का पार्ट है।
कोर्ट ने कहा कि बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है वो 7th शेड्यूल का पार्ट है, अब 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का पार्ट है। और ये जो बेटिंग एंड गैम्बलिंग के अंदर ही तो आएगा, बेटिंग एंड गैम्बलिंग के अंदर ही आएगा आपका लॉटरीज एंड ऑल, तो इट इंक्लूड्स लॉटरीज एज वेल। तो देयर इज नो डिस्प्यूट दैट लॉटरीज कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जो जिस स्टेट के जुरिसडिक्शन के अंतर्गत वो हो रही होगी उसके पास पावर रहेगा टू इम्पोज द टैक्स एंड दैट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं यहाँ पे श्रृंखला कॉल्स फॉर अलाइनमेंट बिटवीन यूएन एंड एलएएस। तो यहाँ पे हर श्रृंखला है जिनका ये कहना है कि यूएनएससी और लीग ऑफ अरब स्टेट्स के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ना चाहिए, है ना। तो अब ये जो लीग ऑफ अरब नेशंस है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, ये क्या है, इसको अरब लीग बोलते हैं, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, अरब लीग बोलते हैं। और पहले इसको लीग ऑफ अरब स्टेट्स बोला जाता था, लीग ऑफ अरब स्टेट्स पहले कहा जाता था। इसके बाद अब इसको अरब लीग बोलते हैं। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब वर्ल्ड की, इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द अरब वर्ल्ड विच इज लोकेटेड इन नदर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया। तो ये इस रीजन में लोकेटेड है, नदर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया। अरब लीग जो बनी थी वो कायरो में बनी थी ऑन 22 मार्च 1945, 22 मार्च 1945 में बनी थी। इनिशियली इसका नाम क्या था, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, अभी इसका नाम क्या है, अरब लीग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो 22 मार्च 1945 में ये बना था और 6 मेंबर्स इसमें फाउंडिंग थे, इजिप्ट, इराक, इसका जॉर्डन और लेबनान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया, ठीक है ना। यमन ने ज्वाइन किया था थोड़ा लेट, 5 मई को ज्वाइन किया था यमन ने। एंड करेंटली इसके अंदर 22 मेंबर्स हैं, है ना। तो याद रखिएगा 22 मेंबर है करेंटली इसके अंदर, बट सीरिया जो है उसकी मेंबरशिप सस्पेंडेड है सिंस 2011। तो 2011 से सीरिया की मेंबरशिप जो है वो ज़रूर इससे हटी हुई है। तो ये लीग ऑफ अरब स्टेट्स या फिर अरब लीग के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बता दिए, इसको याद रखिएगा। इसकी तो फोटो का खींच लीजिए या इसको लिख के रख लीजिए ना, लीग ऑफ अरब स्टेट्स या अरब लीग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। आर्टिकल 355 न्यूज़ में आया था, तो मैं आपको एक बार बता दूं। आर्टिकल 355 रिफर्स टू द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स दैट it shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this constitution. Article 355 कहता है it is the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provisions of the constitution. तो ये ड्यूटी रहेगी यूनियन की कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस। साथ ही साथ वो ये भी मेक श्योर करे कि जो स्टेट है वो संविधान के मुताबिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस आर्टिकल 355। आई होप यू लाइक दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। अगला आर्टिकल है, देखो, द न्यूट्रिशनल फॉल आउट ऑफ स्कूल क्लोजर्स। तो ये सिंपल सी बात बता रहा है कि स्कूल क्लोजर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पे बच्चों के ऊपर। तो बच्चों के ऊपर ऑब्वियस सी बात है किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ द नॉन प्रोविजन ऑफ मिड डे मील। अब स्कूल बंद रही जब, तो ऑब्वियस सी बात है उनको मिड डे मील नहीं मिला। मिड डे मील आप सबको पता होना चाहिए कि 1995 से स्टार्ट हुआ था। मिड डे मील कब से स्टार्ट हुआ था, 1995 से स्टार्ट हुआ था। और ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट आई थी 2020 की, फ्लैगशिप रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। इसको कौन रिलीज करता है, फाओ रिलीज करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा याद कर लीजिए, लिख लीजिए, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, जो कि रिलीज करता है फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इन पार्टनरशिप विद यूएन। तो यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में फाओ इसको निकालता है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। अब याद रखिएगा, इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कोविड-19 के कारण जो बच्चे हैं, लगभग 369 मिलियन, 369 मिलियन बच्चे ग्लोबली ऐसे हैं विच आर लूजिंग आउट ऑन द स्कूल मील्स। अब स्कूल मील्स बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट प्ले करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ ही साथ रिसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग भी इंडिया की जो रैंक थी वो 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज, 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज। एंड इसके अलावा सीरियस जो हंगर है उस कैटेगरी में हम थे, हमारे पीछे केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल ही थे, बाकी सब हमसे आ गई थे, ठीक है। और इसके अलावा
जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें आपको पता ही कि अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग, स्टंटिंग और मॉर्टेलिटी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मेक श्योर किए जाते हैं कि देखे जाते हैं। इसके अलावा मिड डे मील जो है वो लगभग 450 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ 12 ग्राम जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरा करता है। इसके अलावा एडिक्वेट क्वालिटी अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का काम भी आपका किसका है, इसी मिड डे मील स्कूल के थ्रू है। अब देखो मिड डे मील स्कूल, जब स्कूल नहीं लगेगा तो मिड डे मील नहीं मिलेगा, मिड डे मील नहीं मिलेगा तो ये जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरा कैसे होगा भाई। 450 किलो कैलोरी तो वहीं मिल जा रही, 450 kcal तो वहीं मिल जा रहा है, लेकिन अब वही नहीं मिलेगा तो इतना घर में फिर एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा। मान लो 2 बच्चे हैं तो 900 हो गया, 3 बच्चे तो 1400 हो गया। तो कुल मिलाकर के यही चीज़ ऑथर ने यहाँ कही है कि ये जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, ये जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, ये पूरी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड ऑल, एंड उस कारण से काफ़ी ज़्यादा जो रिकवरी है वो डिले हो रही है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा साथ ही साथ ऑथर ने ये भी कहा है कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पे जल्द से जल्द ये चीज़ दोबारा शुरू होनी चाहिए और दोबारा सही से चलनी चाहिए। अदरवाइज़ जो गरीब बच्चे हैं और जो यहाँ गाँव वाले एरिया के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन दिस आर्टिकल। एंड कुछ आपको इनोवेशन भी सोचना पड़ेगा, किस तरीके से आप इनोवेटिव स्टेप्स लगा करके जो फर्दर परमानेंट एक सिस्टम बना सकते हैं उसको प्रोवाइड करने का, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने वही कही है कि ये देखना। दूसरे इसके अलावा प्रॉपरली कुक्ड फूड हो, ये सब देखना कि प्रॉपरली कुक्ड फूड हो, गर्म खाना ही प्रोवाइड करो, ये सब तो बाकी के चैलेंजेस है, लेकिन पहले स्टार्ट तो हो। एंड ये आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसकी कमी से आपको हिडन हंगर होता है, तो ये भी टर्म याद रखेगा, हिडन हंगर। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है जैसे आयरन, जिंक, इन सब की कमी तो हिडन हंगर बोलेंगे। अगला टॉपिक है आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम की बात कर लेते हो तो नासा ने रोल आउट किया आर्टेमिस 1 मून मिशन, जो कि कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स से लॉन्च होगा। अभी वो यहाँ पे टेस्टिंग फेज के लिए आया है। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें लॉन्च होगी, एक तो स्पेस लॉन्च सिस्टम, याद रखेगा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, SLS रॉकेट जिसको बोलते हैं स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, और दूसरा है ओरियन कैप्सूल, ठीक है ना, ओरियन कैप्सूल लॉन्च किया जाएगा। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा और SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन, ठीक है। अब आर्टेमिस मिशन है क्या, तो नासा का जो आर्टेमिस मिशन है इट इज टाउटेड एज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लूनार एक्सप्लोरेशन, इट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लूनार एक्सप्लोरेशन, और इट इज नेम्ड आफ्टर द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। तो ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो की बहन का नाम आर्टेमिस है। आर्टेमिस इज द गॉडेस ऑफ मून एज वेल, आर्टेमिस इज द गॉडेस ऑफ मून एज वेल। तो आर्टेमिस 1 जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नासाज डीप सी स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो नासा का डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन हो उसके पहले ये जो आर्टेमिस 1 मिशन है वो लॉन्च किया गया है। एंड इसके अलावा जो ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो जाएगा इट इज़ गोइंग टू रिमेन इन स्पेस विदाउट डॉकिंग टू अ स्पेस स्टेशन लॉन्गर देन एनी अदर शिप द एस्ट्रोनॉट्स हैव एवर डन बिफोर, ठीक है। तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट में ये भी एक एडवांटेज होगा, it is going to remain in space without docking to a space station longer than any ship astronauts have ever done before। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आर्टेमिस प्रोग्राम के थ्रू नासा जो है एम्स टू लैंड ह्यूमंस टू द मून बाय 2024, 2024 तक ह्यूमंस को मून पे लैंड करने के लिए तैयार कर रहे हैं आर्टेमिस के थ्रू। एंड इट हैज़ ऑल्सो प्लान्स टू लैंड द फर्स्ट विमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट विमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन मून को भी लॉन्च करने का आर्टेमिस के अंतर्गत ही सोचा गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। आई होप यू पीपल विल ट्राई टू रिमेंबर दिस। मेकेदातु का डिस्प्यूट तो आप सबको पता ना कि कर्नाटका एंड तमिलनाडु के ऊपर के बीच में है ये मेकेदातु डिस्प्यूट, कावेरी नदी और इनके कारण। कर्नाटका ने क्या किया है, मेकेदातु एक ड्रिंकिंग कम पावर जनरेशन प्रोजेक्ट रहेगा। मेकेदातु क्या है, एक ड्रिंकिंग कम पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है जिसमें जो कि कर्नाटका कावेरी के अक्रॉस बनवाएगा और तमिलनाडु उसका अपोज कर रहा है। कर्नाटका का ये कहना है कि चूंकि ये जुरिडिक्शन हमारे एरिया में है इसलिए हमारा डिसीजन होगा कि यहाँ पे वो बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है ना। तो दैट दीज आर द थिंग्स बिकॉज ऑफ विच मेकेदातु डिस्प्यूट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये आप याद रखेगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो यहाँ पे द परसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ चाइना, देखो यहाँ पे ऑथर ने चाइना की तारीफ करते हुए कहा कि देखो चाइना में क्या है, चाइना बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है, चाइना बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है।
दूसरा उसकी पॉलिसीज़ पूरी फ्री हैं, मतलब उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ये सैंक्शन लगा देंगे क्या, उसको जिसके साथ डील करने का मन करता है वो करता है। तो क्या क्या लिखोगे आप, चाइना क्यों ग्रो कर रहा है? पहला है कि वो काफ़ी रेजिलियंट इकोनॉमी है। दूसरा, उसके पास जो एक पॉलिटी है वो भी काफ़ी फ्री चल रही है। इसके अलावा उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटी तो फ्री है ही है, पॉलिटी की फ्री है, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो भी फ्री होते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। फिर ऑथर ने कहा कि जैसे कई लोग मतलब वो लगा रहे थे, कयास लगा रहे थे कि भैया एक चाइना का डीमिलिटराइजेशन हो जाएगा, मतलब कि जब अभी कोविड हुआ और ये हुआ तो उन्होंने कहा डीफैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जब कोविड हुआ तो सबने सोचा कि अब वहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं जाएंगी, है ना, फैक्ट्रीज़ वहाँ से बाहर चली जाएंगी, इसी को डीफैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, डीफैक्टर। लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं, नो डीफैक्टराइजेशन, कोई फैक्ट्रीज वहाँ से गई नहीं। इनफैक्ट रशिया वॉर के बाद तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, है ना, इस चीज़ का। इसके अलावा चाइनीज़ जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनमें लेबर कॉस्ट बढ़ने लगी थी। अब जैसे ही लेबर कॉस्ट बढ़ी तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने तुरंत टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया और अल्टरनेटिव उसके एआई और ये रोबोट बना लिए। अब बोल रहे हो कि ठीक है आप काम नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि मतलब लेबर कॉस्ट बढ़े तो उन्होंने तो इसलिए चाइना की इकॉनमी काफ़ी रेजिलियंट इकॉनमीज़ में आती है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है। इंडिया के लिए भी ऑथर ने कुछ बोला कि इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले इंडिया में जो चैलेंजेस रहे हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज तो इन्फ्लेशन का चैलेंज है। ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्राइजेस जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। ग्लोबल सिचुएशन जब तक ऐसी रहेगी तो हमारी कंडीशन ऐसी तरह से थोड़ा वर्स रहेगी, क्योंकि हमें है ना, जो इंडिया है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन सबको लेकर के। तो अगर ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है इन्फ्लेशन की तो इंडिया में तो उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, है ना। दूसरा कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि तीसरा कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि आपके फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम इन सबसे एसोसिएटेड हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ बताई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ जैसे कि अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की है इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।